दीपक वाधवा एक बार फिर आपका अपने चैनल बिहाइंड द इंडियन लॉ में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है सोशियोलॉजिकल स्कूल। इससे पहले हमने पढ़ा था एनालिटिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल। अब हम कवर करने वाले हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे पुराने लेक्चर्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। और मेरी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि गाइस, इससे पहले हम लोगों ने एनालिटिकल और हिस्टोरिकल स्कूल कवर किया था, तो प्लीज़ ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आज ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। गाइस, अगर हम सोशियोलॉजिकल स्कूल की बात करते हैं तो इसमें मेजर हमारे जो दो स्कॉलर्स हैं वो बहुत मेन है। सबसे पहले हैं हमारे रोस्को पाउंड, दूसरे हैं हमारे लियोन, LEON, लियोन डुगेट। इसके अलावा हायरिंग, कॉमेटे, अगस्त कॉमेटे, और इसके अलावा हमारा एक नाम है मॉन्टेस्क्यू। गाइस, हमारे जो स्कॉलर्स थे, ये जो स्कॉलर्स थे ये बेसिकली सोशियोलॉजिकल स्कूल को के थॉट्स को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है अभी फिलहाल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये दोनों हैं, रोस्को पाउंड और लियोन डुगेट। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं रोस्को पाउंड से। गाइस, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन जो है वो लिविंग लॉ से रिलेटेड आया था, वो आयरिंग के टॉपिक से आया था, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। मैं फिर भी आपको वो लास्ट में समझा दूंगा। बट अभी फिलहाल जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रोस्को पाउंड और लियोन डुगेट। गाइस, अगर हम बात करते हैं पहले एनालिटिकल स्कूल की, उसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोरिकल स्कूल की। तो आपने ये देखा होगा, मैंने आपको जो इसमें पढ़वाया पढ़ाया पहले, कि एनालिटिकल स्कूल में इन्होंने फोकस किया कमांड के ऊपर, सैंक्शन के ऊपर, लॉ एज इट इज के ऊपर, नॉर्मेटिव थ्योरी के ऊपर, और हिस्टोरिकल स्कूल में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बेसिकली फोकस किया कस्टम्स के ऊपर, इन्होंने फोकस किया वोल्केजिस्ट के ऊपर, विल ऑफ पीपल के ऊपर, और इसके अलावा इन्होंने फोकस किया लॉ जो होता है बेसिकली सोसाइटी में पहले से ही एग्जिस्ट करता है, कि लॉ को बेसिकली बनाया नहीं जाता, ये किसी सॉवरन की कमांड नहीं है, इसको फाउंड किया जाता है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्कूल्स के ऊपर, तो इन्होंने कहीं ना कहीं सोसाइटी को तो कोई इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। तो सोशोलॉजिकल स्कूल की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये सबसे ज्यादा फोकस करता है सोसाइटी के ऊपर। इनका ये मानना है कि बेसिकली लॉ जो भी एग्जिस्ट करता है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एग्जिस्ट करता है, और लॉ जो भी होता है वो सोसाइटी के लिए बनाया जाता है ताकि सोसाइटी अच्छे से रन कर सके। गाइस, ऊपर से इन्होंने, जो हमारे प्रोफेसर बेंथम थे जो एनालिटिकल स्कूल से थे, उन्होंने तो थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन का भी कंसेप्ट दिया था, जो मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में, जिसमें उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था सोशल ड्राउनिस्ट। उन्होंने एक्चुअल में ये बोला था कि पब्लिक को फ्री कर देना चाहिए, चाहे वो जो भी करें, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। पब्लिक को कोई भी बिजनेस करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। बेसिकली लेजर फेयर की डॉक्ट्राइन दी थी, जिसमें इन्होंने बेसिकली ये बोला था कि गवर्नमेंट को इनके कामों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इनको काम करने देना चाहिए, जैसा भी चाहे काम करे, जैसा भी चाहे बिजनेस करे। इस बेंथम ने बेसिकली फोकस किस पे किया था? इंडिविजुअलिज्म के ऊपर।
इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस किया था। गाइस यहाँ पर हमने देखा कि कोई भी स्कॉलर ऐसा नहीं था जो सोसाइटी के बारे में बात कर रहा था। मतलब इंडिविजुअल के बारे में तो सब कई लोगों ने बात करी, बट इन द होल सोसाइटी के बारे में किसी ने भी बात नहीं करी। यहाँ पर हमारे रोस्को पाउंड जो थे, जो स्कॉलर थे, इन्होंने सोसाइटी के बारे में बात की। और इन जब बाकी स्कॉलर्स ने, किसी ने भी, अदर स्कूल्स ने भी सोसाइटी के बारे में बात नहीं करी, उनका सोसाइटी पे कोई फोकस नहीं था, तो इसलिए फिर ये जो कंसेप्ट आया, तो सोशियोलॉजिकल स्कूल एग्जिस्टेंस में आया। उन्होंने उनका ये कहना था कि जो बेसिकली लॉ है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आया है। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल बेसिकली तब वहां पर सामने आया। और रोस्को पाउंड ने, गाइस आपको पता ही है, देखो हम लोग जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो एक सोसाइटी में रहते हैं। वहां पर लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं होते हैं, अपने अपने रिलेशंस होते हैं। तो उन रिलेशंस को, उन सब एक्टिविटीज को, सबको मेंटेन करने के लिए सोशियोलॉजिकल स्कूल वालों का ये कहना था कि लॉ जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एग्जिस्टेंस में आया। सोसाइटी को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए लॉ की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से लॉ की जरूरत पड़ी, लॉ इसलिए एग्जिस्टेंस में आया। लॉ को बेसिकली सोशियोलॉजिकल स्कूल वालों ने एक सोशल फिनोमिना में माना। इन्होंने ये बोला कि लॉ जो है वो बेसिकली सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही आया है, ताकि लोगों को अच्छे से, या सोसाइटी को अच्छे से रेगुलेट कर सके। सोसाइटी से लोगों को हम बेसिकली सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, ये उनका कहना था। गैस यहाँ पर आपको याद होगा प्रोफेसर कैल्सन ने ये बात बोली थी कि लॉ जो है उसका अदर सोशल साइंसेस से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग और सेपरेट सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर सोशियोलॉजिकल स्कूल वालों का सीधा सीधा ये बात कहना है कि लॉ जो है वो सोसाइटी के लिए ही तो बना है, सोशियोलॉजी से उसका बहुत गहरा रिलेशन है, और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही लॉ एग्जिस्टेंस में आया है। यहाँ पर बेसिकली सोशियोलॉजिकल स्कूल ने ये बताया कि सोसाइटी के लिए लॉ कैसे बनाया जाता है, या फिर लॉ कैसे फंक्शन करता है, और सोसाइटी को कैसे रेगुलेट करता है, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो कैसे बेसिकली सोसाइटी में काम करता है, सोसाइटी में कैसे चेंज लाता है, ये बेसिकली सोशियोलॉजिकल स्कूल ने बताया। आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल के बारे में लिखोगे, आप लिखोगे कि दे फोकस्ड ऑन द सोसाइटी। लिखोगे दैट sociological school deals with the functional aspect of the society. Sociological school said that society and law is interlinked with each other. Sociological school said that कि society and law cannot be separated from each other. सारी बातें बेसिकली आप सोशियोलॉजिकल स्कूल के इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे। अब हम बात करते हैं रोस्को पाउंड की। गाइस रोस्को पाउंड की अगर हम बात करें तो रोस्को पाउंड को फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल भी माना जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल। गाइस रोस्को पाउंड ने बेसिकली जो थ्योरी दी थी उसको बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, ये इन्होंने दी थी। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर आएगा क्वेश्चन में। और रोस्को पाउंड जो थे वो बेसिकली, रोस्को पाउंड तो थे वो बेसिकली अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकन ज्यूरिस्ट थे। गाइस बेसिकली रोस्को पाउंड ने फोकस किया फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लॉ के बारे में। इनका बेसिकली ये फोकस नहीं था कि लॉ कैसे बना, या क्या बना, या क्यों बना। ये बेसिकली लॉ के बेसिकली फंक्शन के ऊपर इनका फोकस था कि लॉ बेसिकली सोसाइटी में फंक्शन कैसे करता है। इन्होंने ये बोला कि लॉ जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आया है, ताकि सोसाइटी अच्छे से रेगुलेट हो सके, सोसाइटी अच्छे से रेगुलेट हो सके, अच्छे से फंक्शन कर सके सोसाइटी में। इसीलिए इन्होंने फंक्शनल एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा जोर दिया था। अगर हम बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग की, तो गाइस हमें पता है कि हमने जैसे अभी आपको बताया कि इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का भी कंसेप्ट दिया था। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होती है, जिसमें हमारी सोसाइटी में जैसे इंजीनियर्स वर्क करते हैं,
जैसे इंजीनियर वर्क्स करते हैं बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, बोला जैसे सोसाइटी में इंजीनियरिंग होती है, जैसे इंजीनियर जो होते हैं वो सोसाइटी में बिल्डअप करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं और नए नए बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, नई नई चीजें लेकर आते हैं। तो वो जैसे अपनी सोसाइटी को बिल्डअप करते हैं, ऐसे ही जैसे इंजीनियर्स होते हैं सोसाइटी में, ऐसे ही इन्होंने कंपेयर किया कि जो एडवोकेट्स होते हैं या फिर लॉयर्स होते हैं, इन्होंने उसको भी सोशल इंजीनियर के तौर पर कंपेयर किया कि जैसे सोसाइटी के अंदर इंजीनियर्स जो होते हैं वो आगे सोसाइटी को डेवलप करते हैं, ऐसे ही एडवोकेट्स और जो लॉयर्स होते हैं वो गाइस इन्होंने बेसिकली एडवोकेट्स और लॉयर्स को इंजीनियर की संज्ञा दी, कंपैरिजन किया उनका, और उन्होंने ये बोला कि जैसे लॉयर, जैसे जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं वो एक सोसाइटी को बिल्डअप करते हैं या एक बिल्डिंग्स को बिल्डअप करते हैं, ऐसे ही जो हमारा सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है, उन्होंने ये बोला कि बेसिकली एडवोकेट्स और लॉयर्स जो हैं वो भी इंजीनियर्स की तरह हमारी सोसाइटी के अंदर बैलेंस मेंटेन करते हैं। तो इसलिए उन्होंने एडवोकेट्स और लॉयर्स को बेसिकली इंजीनियर की संज्ञा दी। गाइस इन्होंने ये बोला जो लॉयर्स हैं या फिर जो एडवोकेट्स हैं, गाइस बेसिकली रोस्को पाउंड ने ये बोला कि लॉयर्स और एडवोकेट्स जो होते हैं वो सोसाइटी में maintain balance in various types of interests। अब बेसिकली अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट बेसिकली इनके अकॉर्डिंग तीन टाइप के होते हैं। पहला है आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दूसरा है आपका पब्लिक इंटरेस्ट, और तीसरा है आपका सोशल इंटरेस्ट। तो अगर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पर्सनल इंटरेस्ट आ जाएगा, जैसे हमारी प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस हो गई, हमारे राइट्स हो गए, हमारी ड्यूटीज हो गई, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट आ गए, ये हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट में या फिर पर्सनल इंटरेस्ट। हम बात करें पब्लिक इंटरेस्ट की, तो पब्लिक इंटरेस्ट वो होता है जो बेसिकली पब्लिक के लिए जरूरी होता है, जैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, जो एनवायरनमेंट पब्लिक के लिए जरूरी है, इस टाइप के इंटरेस्ट जो बेसिकली पब्लिक के लिए यूज होते हैं। सोशल इंटरेस्ट बेसिकली वो होते हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होते हैं, जैसे कि प्रॉपर सड़कें होनी चाहिए, प्रॉपर हेल्थ मिलनी चाहिए लोगों को, तो ये बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। तो ये सोशल इंटरेस्ट की बात। जो थे उन्होंने बहुत तीन तरह के इंटरेस्ट के बारे में बात करी, लेकिन जो हमारे बेंथम थे, बेंथम ने सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में बात करी थी। उन्होंने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर बात करी थी, हमने इंडिविजुअल पे फोकस किया था। उन्होंने ये कहा था ना कि पब्लिक को बेसिकली इंडिविजुअल को फ्री कर दो, गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, प्राइवेट इंडस्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश करनी चाहिए, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन दिया, जो मैंने आपको बताया था। उन्होंने सिर्फ इंडिविजुअलिस्ट की बात की। रोस्को पाउंड ने बेसिकली ये बोला कि जो हमारे लॉयर्स, जो हमारे एडवोकेट हैं, वो बेसिकली सोशल इंजीनियर्स हैं, जो हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो इंटरेस्ट हैं उनका बैलेंस मेंटेन करते हैं। जो हमारा एडवोकेट्स का और लॉयर्स का जो प्रोफेशन है, सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट के बीच में बैलेंस मेंटेन करता है, इन सभी इंटरेस्ट के बीच में इक्वलिटी मेंटेन करते हैं, ये उन्होंने बोला था। ऐसे जो मैंने आपको बताया ये बेसिकली रोस्को पाउंड का कंसेप्ट था, विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। आपको ये समझ में आ गया होगा। गाइस अगर थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उस केस में आप ये सारा लिखोगे जो मैंने आपको भी बताया है। गाइस अगर हम रोस्को पाउंड की बात करें तो इसके बाद रोस्को पाउंड ने जूरल पोस्टुरेट का कंसेप्ट दिया। अगर हम बात करते हैं बेसिकली रोस्को पाउंड की, तो पहले इन्होंने फंक्शनल एस्पेक्ट के ऊपर बात करी, फिर इन्होंने थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताया, फिर इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट था उसके ऊपर फोकस किया, और इन्होंने लॉयर्स को इंजीनियर्स के साथ कंपैरिजन किया, सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट में बैलेंस मेंटेन करते हैं ये बताया।
फिर इन्होंने कंसेप्ट दिया जूरल पोस्टुरेट का। ये सारा आप बेसिकली सोशियोलॉजिकल स्कूल में रोस्को पाउंड के उसमें लिखोगे आप। जूरल पोस्टुरेट में रोस्को पाउंड ने बेसिकली क्या बोला कि सोसाइटी में बेसिकली 5 टाइप की एजम्पशंस होती हैं। 5 टाइप की एजम्पशंस होती हैं। इनका बेसिकली ये कहना था कि सोसाइटी में 5 चीजें ऐसी हैं जो हर आदमी अपने दिमाग में एज्यूम कर लेता है। सोसाइटी में बेसिकली जो भी आदमी हो वो ये 5 चीजें अपने दिमाग में एज्यूम कर लेता है, मान लेता है कि ये विद्यमान है। इन्होंने ये बोला था, अ मैन मस्ट बी एबल टू एज्यूम दैट। ये आप वहां पर लिखोगे और बेसिकली एक एक एजम्पशन आप बताओगे। अ मैन मस्ट बी एबल टू एज्यूम दैट नो वन वुड यूज एनी arbitrary force against him। क्या बोला बच्चों मैंने ये बोला कि पहली एजम्पशन तो हर इंसान अपने माइंड में एज्यूम कर लेता है कि अ मैन मस्ट बी एबल टू एज्यूम दैट नो वन वुड यूज एनी आर्बिट्रेरी फोर्स अगेंस्ट। दूसरा इन्होंने ये बोला कि कोई भी इंसान जिसके पास प्रॉपर्टी है, ही हैज राइट टू यूज द प्रॉपर्टी in a manner he likes। वो वो बेसिकली जैसे चाहे अपनी प्रॉपर्टी को यूज करे, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो ये एज्यूम करता है दैट ही हैज राइट टू यूज द प्रॉपर्टी इन एनी मैनर ही लाइक। तीसरा गाइस उनका ये मानना था कि सिविल सोसाइटी में अ मैन मस्ट बी एबल टू एज्यूम दैट कि दोज विद हुम दे डील, जिस भी बिजनेस से रिलेटेड किसी भी पर्टिकुलर चीज से वो डील करते हैं, दे बोथ मस्ट एक्ट इन गुड फेथ। चौथा इन्होंने ये बोला, those who engage in some course of conduct will act with due care। बेसिकली उन्होंने क्या बताया कि कोई भी पर्सन कोई भी काम करता है उस चीज को ड्यू केयर के साथ करेगा, ये एज्यूम किया। गाइस आपको सिर्फ ये एक एक पॉइंट नहीं लिख के आना है, ये तो मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताए हैं, इसके मीनिंग बताए हैं, आपको एक्सप्लेन करके आने हैं पेपर में। ये आप बेसिकली लिखोगे, इन अ सिविल सोसाइटी अ मैन विल एज्यूम दैट ही मस्ट बी एबल टू एज्यूम दैट नो वन वुड यूज एनी आर्बिट्रेरी फोर्स अगेंस्ट हिम। उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करोगे। फिर सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, अ मैन मस्ट बी एबल टू एज्यूम दैट इफ ही हैज प्रॉपर्टी ही हैज राइट टू यूज द प्रॉपर्टी इन वट एवर मैनर ही लाइक्स। उसके बाद आप फिर लिखोगे, अ मैन वुड बी एबल टू एज्यूम दैट कि दोज विद होम दे डील दे एक्ट इन गुड फेथ। ये सारा आप एक्सप्लेन करो। फिफ्थ पॉइंट इन्होंने ये बोला, एवरीवन will do the work in his limit। गाइस बेसिकली ये 5 पोस्टुलेट थे जो हर एक नॉर्मल आदमी जो है सिविल सोसाइटी में एज्यूम करता है कि नो वन वुड यूज एनी आर्बिट्रेरी फोर्स अगेंस्ट हिम। उसके बाद ही हैज राइट टू यूज द प्रॉपर्टी इफ ही हैज, ही कैन यूज द प्रॉपर्टी इन एनी मैनर ही लाइक्स। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, दोज विद whom he is dealing in any matter they deal and they act in good faith। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इन्होंने ये बोला कि इन अ सिविल सोसाइटी अ पर्सन विल बी एबल टू एज्यूम दैट दे एंगेज इन सम कोर्स ऑफ कंडक्ट। अगर वो किसी कोर्स ऑफ कंडक्ट में एंगेज है
तो वो ड्यू केयर के साथ उस केस उसको करेगा। और फिफ्थ में उन्होंने बोला कि एवरीवन विल डू द वर्क इन देयर लिमिट्स। इसका मतलब बेसिकली ये था गाइस कि अगर कोई भी आदमी कोई काम करेगा, अगर उसके काम से किसी को हार्म पहुंच रहा है तो उसका ये काम खत्म कर दिया जाएगा। वो ये एज्यूम करेगा कि वो जो भी काम कर रहा है वो अपने लिमिट्स में करेगा, जिससे कि दूसरे को नुकसान ना हो। अगर हम रोस्को पाउंड की बात करें तो रोस्को पाउंड ने बेसिकली बहुत सारी बातें बोली जो मैंने आपको बताई